साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की और उससे जुड़े हुए तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं और आप एक फोन कॉल के माध्यम से अपने सवालों के जवाब जानते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे, आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार, और साथ ही दूसरा विषय है मेथी में वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें किसान। तो मेथी पर बात करेंगे और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से रोजगार सृजन हो, कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं और हमारे किसान, हमारे युवा उन रोजगारों से अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले दो टोल फ्री नंबर हैं वो जान लें आप। आइए नजर डालते हैं हमारे दो टोल फ्री नंबर्स पर। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। तो आजीविका कैसे अपने सुनिश्चित करें, तो किससे जुड़े कौन कौन से रोजगार हैं, इन पर हम बात करेंगे। आप हमारे दोनों नंबर नोट कर लें। अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो कार्यक्रम के दरमियान हम टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों नंबर्स फ्लैश करते रहेंगे ताकि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकें। आगे बढ़े उससे पहले सभी दर्शकों से यहाँ पर एक अनुरोध भी है जो कि हम हर कार्यक्रम में देखते हैं, समस्या आती है कि दर्शक टेलीविजन की आवाज़ ऊंची करके हमें कॉल करते हैं। इससे आपकी आवाज़, आपके सवाल को सुनने में असुविधा होती है। तो जब भी आप हमें कॉल करें ये सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हो और टेलीविजन की आवाज़ कुछ समय के लिए म्यूट कर दें। सवाल पूरा करने के बाद ही आप जवाब सुनने के लिए आवाज़ कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणधीर सिंह है, आप सहायक महानिदेशक हैं कृषि विस्तार ICAR नई दिल्ली पूसा में। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका कार्यक्रम में। आप हमें बताएंगे कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिल सकता है और वो कौन कौन से विकल्प हैं, कौन से अवसर हैं, कैसे इन रोजगारों से हमारे जो किसान हैं, जो युवा हैं, वो लाभ ले सकते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर नीलम शेखावत। आप हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, वैज्ञानिक है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर में। बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका भी कार्यक्रम में। आपसे हम मेथी की खेती के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन कौन सी वैज्ञानिक विधि हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। मेथी का क्या महत्व है हमारे देश में और इसके औषधीय गुण कौन कौन से हैं जिसके चलते इसे काफ़ी पसंद भी किया जाता है। किस किस तरह के उपयोग हैं, चाहे वो मसालों की बात करें या फिर मेथी की पत्तियों की बात करें, तो किस तरीके से हमारे किसान इन तमाम बातों को नज़र में रखते हुए, बाजार को समझते हुए इसकी खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका भी कार्यक्रम में। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जैसा कि पहला हमारा विषय है रोजगार। रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो शहर के युवा हों या फिर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात करें। रोजगार सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक तरीके से कह सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए तो मूलभूत ज़रूरत है कि हर व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए। हम देख रहे हैं युवाओं के पास जो गाँव में हैं उनको लेकर सरकार आज के समय में बहुत तरह की स्कीमें भी चला रही है और जागरूकता भी फैलाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने, और ये गांव पर भी बात लागू होती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरह के प्रयास हैं और रोज़गार की जब हम बात करते हैं तो गांव में जब हम कह रहे हैं कि खेती के साथ साथ रोज़गार के और भी अवसर तैयार किए जाए, ये कैसे समझे हम? धन्यवाद। आप यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो आप देखेंगे बहुत से जो युवा हैं हमारे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की दर पीछे बढ़ी भी है काफ़ी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। आप नोट करेंगे कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं उनका जो शिक्षा का भी स्तर है वो भी कम है और जो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी कम है और इसका सीधा असर
जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उस पे पड़ता है। उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, और जब अच्छी जॉब उनको दूसरी जगह नहीं मिलती, सरकारी विभागों में या दूसरी जगह, तो फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जो अनसेफ भी है। उनको बेरोजगारी की गारंटी भी नहीं रहती, और जो डेली वेजेस वगैरह हो गए उसमें, और जो पैसा मिलता है वो भी कम मिलता है, और जब चाहे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनको बाहर भी निकाल देते हैं। आपने कोविड के पीरियड में देखा होगा कि काफ़ी उनको बाहर किया, या फिर उनकी जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो कम कर दी गई। तो सरकार का प्रयास है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, विशेष रूप से कृषि से संबंधित एग्री बिजनेस, एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दें, और कृषि विज्ञान केंद्र जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पोषित हैं, इनका प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाए, और जो हमारे आईसीटी के माध्यम हैं, उनके माध्यम से भी उनको अधिक से अधिक जो हमारी सरकारी विभाग की जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वो अपना काम शुरू करें। मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति उद्यमी नहीं बनता, लेकिन जिनके अंदर एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बात की, तो ये किस तरह का रिस्क है, इसके बारे में आपका क्या मतलब है, और इसको युवा कैसे समझे, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं कि गाँव में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हर व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अपना काम कर सकता है, उसके लिए भी कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, जागरूकता है, होनी बहुत ज़रूरी है। आपका एजुकेशन लेवल क्या है, ये तमाम चीज़ें काफ़ी यहाँ पर महत्व रखती हैं। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। गांव में रह रहे युवा खेती के साथ साथ स्वरोजगार भी कर सके, इसके लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार के मौके मिलते हैं। सरकार ने देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। इन सब प्रयासों ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी खेती में काफी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इस समय कृषि क्षेत्र में काफी नवाचार हो रहे हैं और युवा पीढ़ी भी इसमें आगे आ रही है। आज कृषि का विकास काफी तेजी से हो रहा है, जिसकी बदौलत गांवों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पनप रहे हैं। ऐसा ही काम है खाद्य प्रसंस्करण का। तेजी से बदल रही जीवन शैली में प्रसंस्करण किए गए उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। इस काम के लिए अलग अलग संस्थानों की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस तरह खाद्य प्रसंस्करण के जरिए युवा अपने खुद का काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने बहुत सारी बातें बताई आपको रोजगार से जुड़ी हुई। इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और अगर हाँ आपके भी कोई सवाल हैं, कोई आशंका है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते रहेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर नीलम से। डॉक्टर नीलम, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मेथी के बारे में, दूसरा हमारा विषय है कि कैसे वैज्ञानिक विधि से इसकी हम खेती करें। मेथी की अगर हम बात करते हैं तो सीधा दिमाग में ये आता है कि कुछ बहुत ही जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं घर में, कि मेथी आपके मसालदानी में रहनी चाहिए और औषधीय गुणों से भी भरपूर है। और जब भी पोषण की बात होती है तो कहा जाता है मेथी, पालक की चीज़ों का सेवन आप करें। हमारे देश में क्या महत्व है मेथी का? नमस्कार मैडम जी। प्राचीन काल से ही भारत को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है, और बीजीय मसाला फसलों के क्षेत्र में भारत में इन फसलों की विविधता, क्षेत्रफल, उत्पादन, सभी चीजों में इनका अग्रणी स्थान रहा है। भारत में भी अगर हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पे मेथी का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन होता है। 80% मेथी जो है वो राजस्थान प्रदेश से ही पैदा होती है। मेथी की खेती हम दो उद्देश्य से करते हैं।
पहला, मेथी की खेती इसके हरी पत्तियों के लिए की जाती है। दूसरा, इसकी खेती बीज के लिए की जाती है। हरी पत्तियां हैं उसको साग या भाजी के रूप में खाया जाता है। इसकी पत्तियों में प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बीजों की अगर हम बात करें तो मेथी के बीजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में, जैसे अचार में, सब्जियों में, तथा इसकी औषधीय गुणों के कारण इसको दवाइयों में विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। मेथी के जो सुगंधित पत्ते होते हैं उनको भी सुखाकर भंडारित कर लिया जाता है तथा बाद में इसका उपयोग मसालों के रूप में किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं, इसके बारे में आपने बताया, और मेथी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, ये तो बात छिपी नहीं है। इसी वजह से आप देखिए कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है, चाहे इसके पत्तों की बात करें या फिर जो मेथी के बीज हैं इनकी बात करें। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मेथी एक पत्तेदार फसल है जिसकी गिनती मसालेदार फसलों में भी होती है। वैसे तो मेथी की खेती पूरे देश में की जाती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मेथी की अच्छी खासी पैदावार होती है। मेथी का उपयोग दो तरह से किया जाता है, पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में और बीज का उपयोग मसाले के रूप में। मेथी की खेती के लिए ठंडी जलवायु अच्छी रहती है। दूसरी फसलों के मुकाबले मेथी की फसल में पाला सहने की क्षमता ज्यादा होती है। मेथी के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मेथी की बुवाई दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में करना सबसे अच्छा रहता है। बुवाई करने से पहले खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। बोने से पहले बीजों को उपचारित कर लें। मेथी की बुवाई छिड़काव विधि से भी की जा सकती है और इसे कतार में बोना भी अच्छा रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बाद में पेड़ सूख जाने पर बीज ले सकते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता रोग लगने की आशंका रहती है। इन रोगों से मेथी को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो मेथी के बारे में भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको ये भी बताया कि किस किस तरह की इसकी समस्याएं हो सकती हैं, कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी में इसकी फसल हमारे किसान ले सकते हैं। देखिए कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से ही हैं ये। आइए बात करते हैं। हेलो हेलो राजेश जी। हेलो जी राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ बताइए, सवाल बताएं। राजस्थान के नागौर से आप बात कर रहे हैं। हाँ, मेथी में मोहल्ला के नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें मैम? हाँ जी, मेथी है ना, मेथी, हाँ, उसमें मोहल्ला के नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें? किस चीज के नियंत्रण के लिए? मेथी मैम। नहीं, क्या समस्या क्या आ रही है उसमें? मोहल्ला के नियंत्रण हो। अच्छा ठीक है। डॉक्टर नीलम शायद मोज़ेक की बात कर रहे हैं। हाँ, एफिड की बात आई थी। अच्छा मुझे लगता है मैडम मोयला बोला ना। मेथी में मोयला एक कीट जनित रोग होता है। अच्छा। मोयला जो पत्तियां और तने, शाखाएं, जो कोमल भाग होते हैं उनमें रस चूसने का काम करता है। अच्छा। अगर इसको प्रभावी रूप से समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाए तो इसमें फसल की पैदावार और उत्पादन पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। मोयला को नियंत्रित करने के लिए हम इमिडाक्लोरपिड से बीजों का उपचार करके बीज को बो सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोरपिड का हम उचित मात्रा में घोल बनाकर फसल पे छिड़काव भी कर सकते हैं। इस छिड़काव को 10 से 15 दिन बाद हम पुनः दोहरा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये हमें छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा हम जैविक रूप से ट्राइकोडर्मा विरिडी से भी बीजों का उपचार करके इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल।
तो हमारे दर्शक थे, ज़रूर आपको समस्या का समाधान पता चल गया है और आशा करते हैं कि आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें चरणबद्ध तरीके से बताएं कि किस तरह के रोज़गार, चाहे वो प्रसंस्करण की बात हो या फिर नई तकनीक की बात हो, युवाओं को इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है कि रोज़गार गांव तक पहुंचे युवा जुड़े से? सबसे पहले तो जो हमारे युवा हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने करना क्या है। जब वो आइडेंटिफाई कर लें कि उन्होंने प्रोडक्शन में जाना है या प्रोसेसिंग में जाना है, उससे संबंधित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें जाएं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमने एक आर्या स्कीम चालू की है कि जो हमारे ग्रामीण, क्या नाम बताया आपने? आर्या जो ग्रामीण युवक हैं उनके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पैदा हों। जैसे मशरूम की बात करें या नर्सरी की बात करें या वैल्यू एडिशन की बात करें, प्रोसेसिंग की बात कर लें, बी कीपिंग है और बागवानी से संबंधित और भी प्रसंस्करण से संबंधित कार्यक्रम हैं, पोल्ट्री है। ऐसे बहुत से जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए हम लोग जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं और फिर क्योंकि उनको लोन की भी आवश्यकता होती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें बैंक से लोन लेने के लिए, उसके लिए भी उनका गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा काम यहीं पे समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रशिक्षण लेने के बाद जब वो गांव में चले जाते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं, उसके बाद भी हैंड होल्डिंग रहती है, ताकि क्योंकि सारी चीज़ें कई बार आप जो आपकी पाठशाला है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वो कई बार आप नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल रूप से उसमें करते हो आपको पता चलता है कि हमारी ये समस्या है, ये और समस्या है जिसमें क्लैरिटी नहीं होती, तो उसमें जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी सरकार है उन्होंने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को इस्टेब्लिश करने की बात की है और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्टिव में एक बात की थी कि जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, हर एक आदमी रिस्क नहीं लेता, लेकिन ये एक ऐसी क्वालिटी है, कुछ में होती है कुछ में कम होती है, तो इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उनको जागरूक कर सकते हैं कि यदि आप अपना कार्य शुरू करेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा आप यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। असंगठित जो क्षेत्र है उससे बेहतर आप अपने यस। और जैसा कि आपने बताया कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या फिर वो क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप तभी रिस्क लेंगे जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास होगा और आपको ये पता है कि आपके साथ कोई खड़ा है। तो मैं इसके बारे में भी आपसे समझूंगी, लेकिन इस बीच एक कॉलर हैं, राजेश जी हैं, आइए बात करते हैं। पाटन से इन्होंने हमें कॉल किया है जी, माफ़ कीजिएगा, मुकेश चौधरी जी हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी बताएं क्या सवाल है आपका? मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुकेश जी हेलो जी, नमस्कार मुकेश जी, बताइए क्या सवाल है? मैं पूछना चाह रहा था मैडम कि जो जैसे शॉप के बारे में मेरे को जानना था, शॉप का था बता नहीं, उन्होंने पूछा तो फिर अभी मेरे को मिर्ची के बारे में जानना है। मिर्च के बारे में आप जानना चाहते हैं? मिर्ची का जैसे कि कैसे खेती करनी है, उसको कैसे पानी देना, उसको कितने टाइम बाद पानी देना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आज का हमारा तो विषय यही है और आपके सवाल में जो आपने भी सवाल किया आगे मैं पूछने वाली भी थी नीलम जी से। नीलम जी, जैसे मेथी की खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सभी चीज़ें जानना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरह की जलवायु में मेथी की खेती की जा सकती है, क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और जहाँ पे ज़्यादा बारिश है या मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे इसकी खेती सक्सेसफुल भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि जलवायु पर सबसे पहले हमें जानकारी दें। वैसे तो भारत में मेथी की जो खेती है वो रबी के मौसम में मुख्यतः की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में इसको खरीफ के मौसम में भी बोया जाता है। मेथी की खेती के लिए जैसे ठंडा मौसम, आर्द्र जलवायु तथा कम तापमान की आवश्यकता रहती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और अच्छे अंकुरण के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा
इसकी अच्छी परिपक्वता के लिए 27 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है। जैसे कि हम सिंचाई या जल की बात करें तो पूरे फसल चक्र में अगर 50 से 75 mm बरसात हो गई है तो मेथी की फसल के लिए ये पर्याप्त है। मेथी में पाला और लवणीयता को सहने की क्षमता है वो बाकी फसलों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। मेथी की खेती हम जब करें तो जो मृदा है उसका पीएच का लेवल 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए जी। मृदा में जल निकास की व्यवस्था का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि मृदा में जल निकास व्यवस्था अच्छी है, जीवांश पदार्थ जो है अपने उसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसी किसी भी भूमि में हम मेथी की खेती कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी है उसको सर्वोपयुक्त ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए ज़्यादा अनुकूल रहती है। एक कॉलर है जिन्होंने राजस्थान से मैं कॉल किया, एक और सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, पवन कुमार जी बताइए क्या सवाल है? जोधपुर से बात कर रहे हैं आप राजस्थान के। जी मैम, मेरा सवाल है मैम, मेथी को बोने का उचित समय तथा किस्म कौन सी है मैम? ठीक है, किस्म कौन सी है और उचित समय कौन सा है? नीलम जी, जैसे नवंबर से मार्च तक का इसका समय बताया जाता है, तो मतलब और किस्म का किस तरीके से चुनाव करें, और मैं चाहूँगी कि सही समय कैसा रहता है, मतलब किस महीने में इसकी बुआई की जाए और कब तक इसकी फसल ली जा सकती है? थोड़ा विस्तार से बताएं इसके बारे में। अक्टूबर के मध्य से इसकी शुरुआत हो जाती है बुआई की, और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक हम इसको उचित मानते हैं कि इसकी बुआई हो जानी चाहिए। मेथी की खेती को अगर भाजी या साग के उद्देश्य से लगाना है तो हम 8 से 10 दिन के अंतराल पे इसकी बुआई करें, ताकि सीजन में लगातार हमें भाजी की उपलब्धता बनी रहे। बीज की दर की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इसकी बिजाई करनी चाहिए। नागपुरी मेथी के केस में थोड़ा बीज की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज की मात्रा ले सकते हैं। जी जी। और किस्मों की जो बात की जाए तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्मों का चयन कर सकते हैं। अभी जो प्रचलित किस्में हैं उनमें हिसार सुवर्णा, हिसार मुक्ता, राजस्थान की बात करें तो अजमेर मेथी 1, अजमेर मेथी 2, अजमेर मेथी 3, राजस्थान मेथी 1, राजस्थान मेथी 303, राजस्थान मेथी 305 आदि किस्में हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इनको उगाकर किसानों को मुनाफा हो सकता है। जी बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कौन सी किस्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उचित समय कौन सा है मेथी की खेती के लिए। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करें या फिर हमारा कार्यक्रम पूरा आप देखते रहें, क्योंकि आज हम इन दोनों विषयों पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि रोजगार की हम बात करते हैं तो आपने कहा कि थोड़ा जो रिस्क लेने की क्षमता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रिस्क लेने की हिम्मत तभी आती है जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास होता है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि हाँ ऐसे स्कीम्स हैं या फिर इस तरह कि उसके पास विकल्प हैं कि सरकार की तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे वो ज़रूर लाभ लेगा और उतना ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होगा। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम डेयरी की बात करें जी, जिस उद्योग से गांव वाले पहले से जुड़े हैं उसमें उनको लगता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो अगर पहले से ही उनके पास 2 जानवर हैं दुधारू या 4 जानवर हैं तो वो 6 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस काम में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक उद्यमी के संपर्क में आया और उन्होंने अपने ही दूध को पैक किया और अपनी ब्रांडिंग की और बेचा। उससे उनको काफ़ी फायदा मिला। और यहाँ तक कि लस्सी जिसको हम मतलब स्वयं के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्होंने क्या किया, जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ अब, कि पहले गांव में जब लस्सी तैयार करते थे तो दूध रखते थे और सारा दिन वो पकता था तो उसमें रेडिश कलर आ जाता है, हल्का मिठास भी होती है, मिठास आता भी होता है। एक बहुत अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो लस्सी पैक की और बिल्कुल जो ट्रेडिशनल टेस्ट है उसका
उसको पैक करके बेचा, वो 25 रुपए लीटर 30 रुपए लीटर के हिसाब से उसको बेच रहा है। कहने का मेरा भाव ये है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, ये क्षमता है, कुछ नया करने की बिजनेस को चाहत है। अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज है, इसीलिए हम जो हमारे सफल जो उद्यमी हैं उनकी स्टोरीज आपको पता है कि आपके टेलीविजन के माध्यम से या हम कामयाब किसान की कहानियां दिखाते हैं, या जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम सफल उद्यमियों को लेके आते हैं ताकि वो प्रोत्साहित हों, मोटिवेट हों और वो भी ऐसा कार्य करने की चेष्टा करें। बहुत को अभी पद्मश्री मिला है, उन्होंने कुछ अलग किया है और यही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब हम ये सफल गाथाएं उनके समक्ष रखते हैं तो वो इनसे प्रेरित होते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम उसमें मदद करता है कि जो उनकी कमियां हैं उनको दूर करें। और हमारी जो स्कीम्स हैं अभी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, प्रधानमंत्री जो संपदा योजना है 6,000 करोड़ का हमारा बजट है उसमें, और उसमें बहुत से जो छोटे छोटे समूह हैं वो बना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। यस, और मुझे लगता है कि इंडिविजुअल में अगर कोई कमी है तो ग्रुप में वो चीजें हम उनकी पूर्ति कर पाते हैं। देखिए, जो संगठन होता है, संगठन की अपनी एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है। वो शक्ति जो है वो हर किसी को बल देती है। तो जो एक अकेला जो किसान है या व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी रह जाती है उसमें, तो ये जो जब संगठन से जुड़ जाते हैं तो वो आत्मविश्वास की पूर्ति भी हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, तो नाम सर जी यशवंत जी, बताइए क्या सवाल है? शिवपुरी मध्य प्रदेश से आपने हमें कॉल किया है। हाँ, मेरा सवाल ये है, हाँ सुन रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जो दाना मेथी होती है, तो दाना मेथी पीले रंग की होती है और जो हम उसकी जो सब्जी पैदा करते हैं वो पत्ती वाली जो दाना मेथी बनती है, और उसको कब बोया जाता है और उसके लिए कौन सी खाद डाली जाती है और कौन से समय पर हम इसकी पैदावार करें और उसकी पैदावार प्रत्येक बीघा में कितनी हो सकती है? ठीक है, ठीक है नीलम जी से हम सवाल मेरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार युवाओं को देने की बात है, और उसके लिए क्या हम किसी तरह की मिर्ची की और क्या नाम से अन्य जो पौधे हैं जैसे कि टमाटर की पौध लगा करके इस प्रकार का प्रशिक्षण हमें कहाँ पे मिल सकता है, जिससे कि हम पौधों का विक्रय करके और उससे हम अपना रोजगार स्थापित कर? ठीक है, ठीक है, आपके दो सवाल हैं, दोनों हमारे विषय जो हैं आपके आज के उससे जुड़े हुए हैं। नीलम जी, पहले मेथी के बारे में आप बता दें इन्हें, जो इनका सवाल था, क्या बताना चाहेंगे? इन्होंने पूछा है कि दाना मेथी के बारे में इनको जानना है। तो मेथी को बीज के पर्पज से लगाया जाता है, तो इसकी बुआई हम नवंबर के अंत तक भी कर सकते हैं। बीज के लिए जब हम इसको लगाते हैं तो अगर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद को खेत में मिला दिया जाए तो वो इसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसके अलावा नत्रजन 40 किलोग्राम तथा फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेत में दे सकते हैं। नागौरी मेथी की बात करें तो इसमें भी हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, इससे हमारे फसल की अच्छी। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनका दूसरा सवाल था कि मेरे ख्याल से ये पौधशाला के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे पौधे बेचकर ये रोजगार अपना सकते हैं, क्या बताना चाहिए? मैम, जैसे मैंने पहले कहा था कि बागवानी की बहुत सी स्कीम है और उसमें से नर्सरी उत्पादन की भी एक स्कीम है, और इन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की तो हमारे बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र है। शिवपुरी में भी मध्य प्रदेश में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। जो युवा हैं, युवा क्या कोई भी किसान है, यदि अपना कार्य करना चाहता है, नर्सरी उत्पादन में भाग लेना चाहता है, तो उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इवन जो मैंने आर्य स्कीम की बात की उसमें भी हम प्रशिक्षित करते हैं और हैंड होल्ड करते हैं ताकि युवा अपना कार्य शुरू कर सके। इस तरीके की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, न केवल
हमारे जो केवी के हैं वो करते हैं, बल्कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी करती हैं, आईसीआर के दूसरे संस्थान हैं वो भी करते हैं, और जो कृषि विभाग है वो भी इन कार्यक्रम में, और बागवानी विभाग है वो भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और आपको न केवल इसमें प्रशिक्षण देते हैं बल्कि उसकी मार्केटिंग के बारे में भी बताते हैं, आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, और कैसे आप छोटे स्केल से बड़े स्केल तक अपना जो रोजगार है वो खड़ा कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप इन संस्थानों में जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे और आपके सवाल लेंगे और दोनों ही विषयों पर और विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे युवाओं को रोजगार मिले और इससे जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से अवसर हैं जिन्हें हमारे युवा समझ सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे किसान मेथी की वैज्ञानिक विधि से खेती कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हमने आपको ब्रेक से पहले बताई, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो भी आप हमें कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप वहां से नोट कर लें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। हेलो जी मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए खान साहब, क्या सवाल है आपका?
अब्दुल सलाम खान जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से सवाल हमारा ये है, पहले तो मेथी का फायदे के बारे में बता दें कि अगर कोई सब्जी बना के खा रहा है तो फायदा है, शुगर वाले के लिए, भिगो के खा रहा है मेथी तो भी फायदा है। हमें मेथी बोए थे, हमें 10 के करीब में, उसमें एक बीमारी लगी हुई है, लाल कीड़ा। पत्तियों को खाता है, किस चीज का स्प्रे करें डॉक्टर साहब से, ये हमारा सवाल है। ठीक है, फायदा ही फायदा है मेथी के बारे में, तो जितना फायदा कर लें, खा करके इस्तेमाल करके फायदा ही फायदा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जी से बात करते हैं। और आपका प्रोग्राम इतना बढ़िया चल रहा है कि जी जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत धन्यवाद है दूरदर्शन के किसान चैनल के लिए। जी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मैं सुनता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि बात हो जाए, कोई ना कोई सवाल हमारा होता है। जी जी जी, और मैंगो के ऊपर जो होता है उसके लिए, मैंगो के लिए हम हमारे बाग में एक आम का पेड़ है, उसमें 33 किस्म का वैरायटी हम प्लांटिंग करके उसमें फल आता है। जी एक आम के पेड़ में। जी जी मुझे याद है, आपने हमें न्योता भी दिया अपने बाग में आने का, एक बार पहले भी कॉल किया था आपने। सही बात है, आपने भूला नहीं। जी 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 हाँ, तो आम के फल के दिन में मत भूलिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी चलिए, आपका सवाल है, हम नीलम जी से बात कर लेते हैं। नीलम जी ये बता रहे, लाल कीड़ा मेथी में लग रहा है, ये किस तरह का कीड़ा है और इसका क्या समाधान है? मेथी में ना विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ, कीड़े, मोयला, माहू आदि इस तरह की दिक्कत रहती है। ये कीट जनित रोग है। इस रोग के रोकथाम के लिए हमें प्रोफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन के एक मिश्रण का रसायन आता है, उसकी उचित मात्रा जो कि 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसको खेत में छिड़काव करना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़े तो 10 से 15 दिन बाद इसी मिश्रण के छिड़काव को हम फिर से खेत में एक बार कर सकते हैं। इससे इस कीट के नियंत्रण में काफी प्रभावी रूप से इसको नियंत्रित किया गया है। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल खान साहब, आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं और क्या है इस समस्या का समाधान। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि जो समस्या आप अभी फेस कर रहे हैं मेथी में, ज़रूर दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारा जो आज का पहला विषय है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई, अब मैं चाहूँगी कि मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन का क्षेत्र है उसमें किस तरीके के विकल्प हैं। प्रसंस्करण को लेकर हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत इस वक्त प्रयास कर रही है और कई तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही है, जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया जा रहा है। और नई तकनीक, मतलब नई तकनीक या नई मशीनों का इस्तेमाल, कृषि मशीनों से कैसे रोजगार का सृजन हो सकता है, मैं चाहती हूँ कि इसके सिलसिलेवार तरीके से बताएं। पहले एनिमल हस्बेंड्री की हमने बात की, पशुपालन में कौन से नए विकल्प हैं युवाओं के लिए? देखिए, जैसे मैंने आपसे मतलब पहले बात की, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, किसानों को उनको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये जैसे चलता है बिजनेस, वो सब चीज़ें अच्छे बिजनेस के लिए नहीं चलती हैं। जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, पहले तो उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कौन कौन सी हमारी नस्लें हैं जिनको हम दूध के लिए अब तो देसी गाय और प्राकृतिक खेती दोनों को लेकर के कितना ज़्यादा, दोनों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग कस्टमर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको गाय का दूध ही चाहिए और वो भी देसी गाय का चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जिनको भैंस के दूध की आवश्यकता है। कुछ ऐसे हैं जिनको ग्रामीण सेटिंग से एक अच्छी क्वालिटी का दूध, पैक किया हुआ, पास्चराइज्ड मिल्क, लेकिन आजकल की जो आप देखेंगे कि जो सिटी में है, वो कहते हैं कि हमें फ्रेश मिल्क चाहिए। जैसे ही आपके डेयरी फार्म से निकला, हमें तुरंत सप्लाई करें, और वो उसकी कीमत देने को तैयार हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि डेयरी में आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किस चीज़ की अभी मार्केट है, उसको आप टैप करें। फ्रेश मिल्क की भी काफ़ी वो है, और यदि आप कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो मतलब ये तो गांव में होता ही है कि आप ताज़ा दूध निकाल करके, जिसके 1, 2, 3 पशु हैं वो बेचते ही हैं, लेकिन इसको और कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? मतलब ये तो होता ही था कि जिनके पास 2-4 पशु होते हैं वो ताज़ा दूध निकाल के बेचते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जब करते हैं हम, एक तो ये है कि आपके पास 1 भैंस है, 2 भैंस है, और आप अपना दूध शहर में जाके बेचते हैं। दूसरा ये है कि 10 आदमी
15 आदमी, 20 आदमी एक संगठन सा एक संगठन बनाते हैं। जैसे हम एफपीओ की बात कर लें या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर लें, 10 आदमी मिल गए, 15 आदमी मिल गए, तो हर एक को मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। जब मैं रिस्क टेकिंग की बात कर रहा था, तो जब आपका ग्रुप काम करता है तो कोई मार्केटिंग के में काम करता है, कोई वैल्यू एडिशन पे काम करता है, कोई प्रोजेक्ट तैयार करने में काम करता है, तो एक टीम काम करती है। तो जो डेफिशिएंसी आपके अंदर है उसको दूसरा मेकअप कर लेता है। तो जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो रोजगारों के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो किसानों को या हमारे युवाओं को जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जोड़ने की जरूरत है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो डेयरी सेक्टर में हो, चाहे वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग में है, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो हमारी सरकार कर रही है। जी, एक कॉल है, मैं आपको रोकना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो जी, कुशवीर जी बताइए क्या सवाल है। कुशवीर मीणा जी हमारे साथ हैं राजस्थान से। जी मीणा साहब, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी बताएं, सवाल बताएं। राजस्थान के करौली से हैं आप हमारे साथ फोन लाइन पर। हाँ जी मैडम, मैं मेथी की खेती करता हूँ मैडम, तो मेरे को मेथी खेती की उपज बढ़ाने कोई उपाय बताएं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और हमारे साथ नीलम जी हैं। नीलम जी, मेथी में उपज बढ़ाने के लिए क्या करें? मेथी में उपज बढ़ाने के लिए कई तरह के कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमें बुआई उचित समय पे करनी चाहिए। फिर इसके जो रोगों के रोकथाम के लिए है, हमें नियंत्रण के प्रभावी तरीके अपनाने चाहिए। जी जी। बीजों को बोने से पहले बीजोपचार कर लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे भूमि का चुनाव है उसका अच्छे से करना चाहिए, पीएच लेवल मेंटेन करना चाहिए उसका, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। और जो मृदा जनित जितने भी रोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जब बहुत तेज गर्मी रहे उस टाइम पे हमें गहरी 2-3 जुताइयां कर लेनी चाहिए। इससे हम मृदा जनित रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम कुछ उन्नत किस्मों का चयन करके भी मेथी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इनमें जैसे ये राजस्थान से सवाल है, तो राजस्थान मेथी 1, राजस्थान मेथी 303, राजस्थान मेथी 305, अजमेर मेथी 1, अजमेर मेथी 2, अजमेर मेथी 3 इत्यादि ऐसी किस्में हैं जिनका चयन अगर किसान करता है तो उनको काफी मुनाफा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बीच में बात हमारी रुक गई थी, आप बता रहे थे किस तरीके से। हाँ, हमने जैसे एनिमल हस्बेंड्री की बात की, इसी तरीके से जो फूड प्रोसेसिंग की आप बात कर रहे थे, बागवानी की बात कर रहे थे, तो जो हमारी प्रधानमंत्री संपदा योजना है उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। और मैंने बताया कि उसमें क्लस्टर्स में लोग जुड़ते हैं और एक जगह जैसे ज़मीन ली है, 10 एकड़ ज़मीन ली है, उसमें आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। और आप प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक ही जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं, उसमें आपकी जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनका ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो भी ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए वो भी काफ़ी मदद करते हैं। और उसमें 25 लाख तक का यदि आपका मतलब एक यूनिट आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें ग्रामीण युवाओं को 25% तक सब्सिडी मिलती है। और यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं तो उसमें 35% तक आपको सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। कहने का भाव ये है कि यदि हम वाकई कुछ करना चाहते हैं और अपना कुछ एंटरप्राइज, अपनी यूनिट्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सरकार की काफ़ी स्कीम्स हैं। आप जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी संस्थान हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी हम देख रहे हैं कि खाद्य ग्राम उद्योग का भी इसमें बहुत रोल है। ये किस तरीके से? ये भी जैसे मैंने अभी कहा कि 18 वर्ष की आयु से
ज़्यादा यदि होते हैं उनमें तो, और 25 लाख तक का आप मतलब कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना जैसे कोई गांव में है, युवा है और खेती कर रहे हैं और खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूस है वो शहरों तक पहुंचाया जाए, एक चेन सिस्टम, वो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इससे मिल जाता है। तो किस तरीके से संपर्क करें और कैसे, मतलब ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनकी यूनिट्स हैं और वहाँ जाके भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कहीं भी ये लगे कि मुझे इस संस्थान के बारे में नहीं पता, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और वो आपको बिल्कुल बहुत साफ सुथरे तरीके से बताएंगे कि यदि आपने KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ऑफिस में जाना है, कांटेक्ट करना है, कैसे लोन लेना है और किन चीज़ों के लिए, जैसे बी कीपिंग के लिए चाहिए या जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए आपको लोन की आवश्यकता है, तो आप उनसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं या जो हमारे विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्रों में उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आपको एक बार थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। वो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बार बार ये प्रचार और प्रसार किया जाता है कि सरकार की ये स्कीम्स हैं, आप आइए, इनका लाभ उठाइए। तो जब आप जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे तो पूरी जो डिटेल है स्कीम की वो आपको जरूर बताएंगे। चलिए, एक कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम, हमारे क्षेत्र में मैडम मेथी की पैदावार बहुत होती है। बहुत अच्छी बात है। और मैडम हमें मेथी का उचित दाम नहीं मिल पाता मैडम। उचित दाम नहीं मिल पाता, ठीक है। नीलम जी, ये इनका सवाल है कि इनको अच्छे भाव कैसे मिले, क्या कुछ बता पाएंगे इस बारे में आप? तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैडम जो कस्तूरी मेथी होती है, जो सूखी मेथी होती है, उनके लिए कहाँ में प्रशिक्षण मिलेगा? जी नीलम जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ मैडम, मैं सुन पा रही हूँ जी। ये पूछ रहे हैं कि कसूरी मेथी का इनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है जी। वैसे कसूरी मेथी राजस्थान के एक पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है, नागौर के आसपास में ज्यादा होती है। इस मेथी का मतलब मार्केट है वो पूरे भारतवर्ष में अच्छे से नहीं है। बाजार की उपलब्धता प्लस में हम इसका कहें तो अच्छे से हमें भाव नहीं मिलने का कारण कहीं ना कहीं इसके जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि ये एक तो किस्म का जब चुनाव करें तो अपने किसी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कृषि के कार्यालय में जाएं और वो भूमि के हिसाब से या वहाँ की जलवायु के हिसाब से किस्म का चयन करें और उसकी जो हमें बताई गई कृषि क्रियाओं का पालन करते हुए अगर ये खेती करते हैं तो इन्हें 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मेथी की उपज प्राप्त हो सकती है तथा ये उन्हीं की सहायता से विभिन्न प्रकार के बाजार तक पहुंचने के लिए भी इन विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हम सवाल लेंगे। अभी अगर आपका कॉल नहीं लगा तो दर्शकों से हम यहाँ पर कहेंगे ज़रूर हमें दोबारा अपना कॉल लगाएं और अपना सवाल हम तक पहुंचाए। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जल्दी से कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, प्यारा सिंह जी करनाल से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। हेलो प्यारा सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज़ नहीं जा पा रही है। अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं सिंह साहब, तो आप फिर से हमें कॉल लगाएं। ज़रूर आपके सवाल को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि प्रसंस्करण के बारे में भी आपने बताया, और हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार अब बहुत सारे और भी नई तकनीक मशीनों को गाँव तक पहुँचाने के उद्देश्य से भी, और ताकि गांव में चीज़ें और आसान हो, खेती किसानी आसान हो, नई विधि का इस्तेमाल हो सके तकनीक का, और युवा भी इससे जुड़ सके, क्योंकि नई तकनीक से ज़्यादा वो अपने आप को एसोसिएटेड महसूस करते हैं। और इसमें कस्टम हायरिंग के बारे में भी हम देख रहे हैं कि कई सारे विकल्प हैं। तो और किस किस तरीके से हमारे ख़ास तौर पर जो विज्ञान के क्षेत्र से जिन्होंने बीएससी की है या फिर साइंस साइड से पढ़ाई की है, उन युवाओं के लिए क्या विकल्प हैं? उनके लिए तो काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे मैंने पहले नर्सरी रेजिंग की बात की थी, जो ऑलरेडी बीएससी एग्रीकल्चर हैं, मुझे लगता है उनको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। और उनको ये भी मालूम है कि जो बागवानी है विभाग है, उनकी बहुत सी स्कीम है, वो इस पर अनुदान भी देते हैं पॉली हाउस इस्टेब्लिश करने के लिए, या जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं उनकी मार्केट आप देखेंगे कि आजकल काफ़ी बढ़ गई है। जी जी। तो आपको जो न्यू एवेन्यूज हैं, और मैंने पहले गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की भी बात की, क्योंकि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी सचेत हैं, और विशेष रूप से कोविड का जब से पीरियड आया है तो हर व्यक्ति ये समझता है। एक कॉल है डॉक्टर साहब, एक मिनट रोकना चाहूँगी मैं, माफ़ कीजिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए, क्या सवाल है?
मैडम मैंने सिर्फ ये सवाल करना है कि जब हम कोई भी अपना बिजनेस वर्क करने के लिए कुछ भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई लोन फैसिलिटीज वगैरह या कैसे भी, हाँ जी फिर क्या, हाँ जी क्या आवाज काफी कम आती है मैडम। हाँ बताएं, क्या समस्या क्या आती है? आप बता रहे हैं कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं। हाँ मैडम जब हमने चैनल पर देखते हैं हमें बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। जी हाँ जी हाँ, तो क्या समस्या क्या आती है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रॉब्लम्स मैम, प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ना टीवी पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से आप अपना काम चला सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो, आप एडवर्टाइजमेंट को दिखाते हो कि इसने ऐसे काम चला दिया, ये चला लिया, वो चला लिया। जब इससे पहले जो हमारा बेस बनाते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैंने ना डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया, मेरे पास काऊ और बफेलोज है, इसमें नियर अबाउट 10 to 8 है। मैंने ये कहा कि मैंने बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, कि मैंने प्योर मिल्क सिटी में देना है, जो जिसे कहते हैं 101% प्योर मिल्क, किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं देना। जी 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 ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया जी, मैंने लोन के लिए सरकारी बैंक में गया या कुछ और जो इसका डेयरी फार्मिंग वालों का ऑफिस था, वहां पे हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, भाई आप ये वाले डॉक्यूमेंट लेके। जी जी ठीक है, अब मैं समझ गई। इनके कहने का मतलब जो औपचारिकताएं जो हैं वो बहुत उलझा देती हैं, तो क्या इसको लेकर, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम औपचारिकताएं हो और किसानों को जितनी आसानी से ऋण हो सके वो मिल सके। ये एक इनका बहुत ही जायज़ सवाल है और मैं समझता हूँ कि हमारे काफ़ी जो उद्यमी हैं उनको इसमें समस्याएं होती हैं, बैंक से भी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम ये है बैंक की कि उनको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल अगर लाइबिलिटीज हैं तो कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो डॉक्यूमेंट्स तो नेचुरली पूरे चाहिए और स्कीम है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम अच्छे तरीके से पहले ही अपना प्रोजेक्ट ठीक से तैयार करें और उनको सबमिट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें हेल्प मिलेगी उसकी। जी जी बिल्कुल, और कई बार ये कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन देखिए आप अनुभव से ही सीखते हैं। अगर पहली बार में कुछ समस्या आई तो आप समझ गए होंगे कि क्या समस्या थी, कैसे उसे हम दूर करें। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो देखिए बहुत सारे आजकल तो युवा जो है फ़ोन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन सब चीज़ें तो इतनी पारदर्शी हो गई कि हर चीज़ अब ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आशा करेंगे कि आप जो भी अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं ज़रूर वो आगे बढ़े और खूब तरक्की करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और आपने मेथी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करते हैं हमारे दर्शक ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर रणधीर जी भी लगातार बने हुए थे, आपने भी सर युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। कल का विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है औषधीय पौधों की खेती और आम व लीची में कीट प्रबंधन। कल का हमारा विषय, अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाए, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें, मैसेंजर या वॉल पर अपने सवाल साझा करें। इसके साथ ही एक और आसान तरीका हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करें, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।